हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर, यानी कि द हिंदू को हम एनालाइज करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो शुरू करते हैं। उससे पहले एक अनाउंसमेंट। फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब हम आपके लिए लाए हैं एक कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। यहाँ पे पूरे साल के जुलाई 2020 से लेके जून 2021 तक के करंट अफेयर्स को कवर कराया जाएगा। 3 बार आपका रिवीजन होगा एंड ऑल दिस विल हैपन जस्ट इन 18 डेज। आपको यहाँ पे मैराथन लेक्चर्स मिलेंगे फॉर फ्री, ठीक है, हर सब्जेक्ट वाइज, जैसे पॉलिटी का हो गया, साइंस एंड टेक का हो गया, इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ पे लाइव डाउट सेशंस भी मिलेंगे और मॉक टेस्ट भी मिलेंगी। तो कुल मिला के 3 बार आपका रिवीजन होगा। कॉम्प्रहेंसिवली सारा करंट अफेयर यहाँ पे आपका कवर करवाया जाएगा एंड द फैकल्टीज एज यू नो आर वेरी एक्सपीरियंस्ड ऑल्सो, ठीक है। तो आपको इसमें को अवेल करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। विद दिस आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक्स देख लेते हैं पहले। तो देखो, GS1 में देयर इज नथिंग फॉर टुडे। GS2 में एजुकेशन में से इंडियाज एजुकेशनल इमरजेंसी। तो ये इंडियाज एजुकेशनल इमरजेंसी क्या है? कोविड के टाइम पे एजुकेशन सेक्टर हमारा जो था वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा है। एजुकेशन में कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं हुई है और इस कारण एक एजुकेशनल इमरजेंसी आ गई है। इस चीज़ को समझाया गया है इस आर्टिकल में। एडिटोरियल है ये द हिंदू का। आईआर में काबुल ऑफर्स टू शेयर पावर्स। तो आप सभी को पता है यूएस विड्रॉ कर चुका है अपने अफगानिस्तान से, और अब अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ की गवर्नमेंट ये चाहती है कि भले हम शेयर कर लेते हैं पावर्स को, लेकिन वायलेंस को रोका जाए। तो इसको भी देखेंगे। एंड देन इंडिया सऊदी नेवल एक्सरसाइज। ये नेवल एक्सरसाइज क्या है, इसको देखेंगे। गजनवी ये क्या है, कौन सी मिसाइल है, क्या क्या चीज़ें डिफेंस से रिलेटेड, इसको देखेंगे। GS3 में साइंस एंड टेक से वी हैव GSLV F10। तो GSLV F10 क्या है, क्यों न्यूज़ में था, इसको समझेंगे। एनवायरमेंट में कॉमन सर्वे हुआ है एक टाइगर्स और एलिफेंट के लिए। तो अब ये बात चली है कि टाइगर्स और एलिफेंट का जो सेंसस होगा वो एक साथ होगा, तो इसके बारे में बात करेंगे। एंड देन GS4 में देयर इज नथिंग फॉर टुडे। Today's pinch of positivity. There's one quality that one must possess to win, and that is definiteness of purpose, the knowledge of what one wants, and a burning desire to possess it. तो अगर आप किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ को अगर आप अचीव करना चाहते हो, आप सक्सेसफुल होना चाहते हो उस चीज़ में, तो यू मस्ट नो कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, आपको वो क्यों चाहिए, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट, एंड यू मस्ट हैव अ बर्निंग डिजायर टू अचीव इट। जैसे यूपीएससी है, अगर यूपीएससी आप क्यों कर रहे हैं आपको ये नहीं पता है, तो आपका मोटिवेशन बार बार नीचे जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्लियर नॉलेज होना चाहिए कि आपको ये यूपीएससी करनी क्यों है, आपको ये एग्ज़ाम क्यों देनी है, और आपको इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल क्यों होना है, ठीक है। विद दिस पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। पहला हमारा टॉपिक है स्क्वायरिंग अप टू इंडियाज एजुकेशनल इमरजेंसी। तो देखो, कुल मिला के मैं पहले पूरा सार समझा देती हूँ। इसमें ये कहा गया है, ऑथर्स ने ये कहा है कि कोविड के टाइम पे हमारे देश में लॉकडाउन लगा और हमारे देश में हमने यूनिफॉर्मली सारे स्कूल्स को बंद कर दिया इन एवरी स्टेट। लेकिन बाकी कंट्रीज में क्या हुआ था, वहाँ पे स्टेट के पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन के बेसिस पे कि वहाँ पे कोविड किस तरह से इवॉल्व कर रहा है, क्या जो उसका एवोल्यूशन है वो ज़्यादा हो रहा है, क्या वहाँ पे कोविड का इम्पैक्ट कम है, इस बेसिस पे सब स्टेट्स या सब प्रोविंसेस ने अलग अलग अपनी पॉलिसीज़ बनाई थी स्कूल एजुकेशन के लिए, या स्कूल्स को ओपन करना है या नहीं, इसको लेकर। बाकी सारी कंट्रीज़ में, जैसे यूएस का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, वियतनाम वगैरह का एग्जाम्पल दिया है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ, हमारे यहाँ एक यूनिफॉर्म पॉलिसी अपनाई गई इर्रिस्पेक्टिव कि क्या यहाँ पे इम्पैक्ट, किस स्टेट पे इम्पैक्ट कितना है कोविड का। उसके अलावा हमारे यहाँ जो लॉकडाउन पीरियड था वो बहुत बड़ा था, ठीक है। ये लॉकडाउन पीरियड हमारे यहाँ 500 से ज़्यादा दिनों का था, और ये लॉकडाउन पीरियड के दौरान पूरी तरह से स्कूल्स बंद रहे। बाकी कंट्रीज़ में इतना लंबा लॉकडाउन नहीं था, कुछ 150 डेज़ का कुछ लॉकडाउन होगा, तो जिसके कारण वहाँ का स्कूल एजुकेशन जो है वो कम इम्पैक्ट हुआ उस पर। कुछ अल्टरनेटिव्स भी इन्होंने बताए हैं कि बाकी सारी कंट्रीज़ ने ये अल्टरनेटिव अपनाए थे लेकिन हमने कुछ नहीं किया। तो कुल मिला के इसको ये एजुकेशनल इमरजेंसी कह रहे हैं कि इस लॉकडाउन के कारण, इस स्कूल बंद रहने के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है एजुकेशन सेक्टर में। तो पॉइंट वाइज पॉइंट चलते हैं, ओके। तो देखो, यहाँ पे ये बताया गया है कि इंडिया जो है, इंडिया की बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड पॉलिसीज़ थी। इंडिया की जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत जनरलाइज्ड थी, सभी स्टेट्स के लिए एक जैसी। जनरलाइज्ड क्लोजर कर दिया था हमने स्कूल्स का, तो इसके कारण हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, एजुकेशन सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है उस पर। जबकि इसमें एक चीज़ बताई गई है कि यूएस और ब्राज़ील ने यहाँ पे
अलग अलग जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्कूल्स बंद किए थे। जैसे कहीं पे ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा था, कहीं पे इन पर्सनल एजुकेशन भी चल रहा था। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग एजुकेशन पॉलिसीज अपनाई गई थी डिपेंडिंग ऑन कि कोविड की क्या सिचुएशन है उस स्टेट में, उस प्रोविंस में। ठीक है, हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ यूनिवर्सल पॉलिसी हो गई। ठीक है, कि सभी को स्कूल बंद करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कोविड। तो हमने देखा ही नहीं कि किस स्टेट में कितना इम्पैक्ट है, हमने सभी को बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स बताया गया है। ठीक है, ग्लोबल स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स जो है ये इंडेक्स ये बताता है कि इंडिया में लगभग 503 दिन, 500 से ज़्यादा दिनों के लिए, मतलब देखो लास्ट ईयर मार्च से लेके इस साल के जुलाई तक स्कूल्स लगभग बंद ही थे। ठीक है, इसमें हालांकि गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसी मेजर्स लिए, जैसे कि गवर्नमेंट ने इनिशियली कहा कि सारे स्कूल बंद रहेंगे, फिर गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ सेक्टर्स, कुछ सेक्शंस के लिए स्कूलों को खोला जा सकता है, जैसे जो एल्डरली, जो बड़े बच्चे हैं, ठीक है, जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनको बुलाया जा सकता है। या फिर तीसरे में उन्होंने कहा कि आप पूरी तरह स्कूल खोल सकते हैं, लेकिन स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी स्टेट्स ने यहाँ पे बात ना मानते हुए, इन चीज़ों को कंसीडर ना करते हुए स्कूल्स को बंद रखा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अभी तक हमारे यहाँ पे जितना भी एजुकेशन हो रहा है ना, वो सारा रिमोट एजुकेशन हुआ। ठीक है, रिमोट एजुकेशन। तो जो भी कोविड के टाइम पे इन 500 दिनों के दौरान सिर्फ रिमोट एजुकेशन मिला है। और ये हमारी कंट्री पहली है जिसने इतने लंबे अरसे तक, मतलब 500 दिनों से ज़्यादा के लिए रिमोट एजुकेशन दिया है अपने स्टूडेंट्स को, एंड जहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या भी इतनी ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हमारे यहाँ इतने ज़्यादा है। तो हमारी कंट्री जो है वो इकलौती कंट्री है जिसने रिमोट एजुकेशन एक्सक्लूसिवली दिया है इतने टाइम तक के लिए और इतने बड़े स्टूडेंट चंक को। ओके, अब इसमें बात की गई है कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स जिनको रिमोट लर्निंग मिल रही थी उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका। तो इमोशनल स्ट्रेस उनको बहुत ज़्यादा था। स्टूडेंट्स जो थे वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे थे। देखो क्या होता है कि इनकी जो सोशोलॉजिकल कंडीशंस हैं, सोशो इमोशनल कंडीशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन में आ जाती हैं, क्योंकि आपको किसी से इंटरेक्ट करने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। तो क्या होता है, यूजुअली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जब होता है, जब आप ऑफलाइन पढ़ने जाते हैं, आपके आसपास क्लास जैसा माहौल रहता है, तो आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, फिजिकल माहौल में पढ़ते हो, आपका इंटरेक्शन होता है दूसरों के साथ, तो इमोशनल स्ट्रेस उतना बिल्डअप नहीं हो पाता। लेकिन क्योंकि घर पे हैं तो इमोशनल स्ट्रेस बिल्डअप हुआ। इनका जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ थी, एनालिटिकल एबिलिटीज़ थी, उन पे इम्पैक्ट पड़ा, जिसके कारण इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नीचे गिरा है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे आप सभी को पता होगा, ये सब आपको ये चीज़ें पता है कि डिजिटल डिवाइड हमारे देश में आज भी एग्जिस्ट करता है। तो इस डिजिटल डिवाइड के कारण ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो सिर्फ एक प्रिविलेज बन के रह गया जो हायर और मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, बाकी सबके पास ये एजुकेशन अवेलेबल भी नहीं था। ठीक है, तो एक इसकी इनएक्सेसिबिलिटी भी थी। दूसरी चीज़ कि क्योंकि इतने लंबे टाइम तक ये रिमोट एजुकेशन चल रहा है, तो स्टूडेंट्स उतना ग्रैस्प नहीं कर पा रहे, भले ही उनके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस है फिर भी। और इनइक्वालिटी और इनइफेक्टिवनेस तो है ही सही रिमोट एजुकेशन की। इसके बाद इन्होंने बताया है कि वियतनाम जैसी कंट्रीज़ में, जो हमारे यहाँ 503 डेज़ का लॉकडाउन लगा था स्कूल्स के ऊपर, स्कूल क्लोजर हुआ था, इन कंट्रीज़ में, वियतनाम, यूरुग्वे, ये कंट्रीज़ में यहाँ पे सिर्फ 150 दिनों का ही स्कूल क्लोजर हुआ था। अब यहाँ पे बताया गया है अवेलेबल ऑप्शंस के बारे में। ओके, अब अवेलेबल ऑप्शंस क्या है अगर हम दूसरी कंट्रीज से सीखें तो जैसे यूएस, ब्राज़ील, इन कंट्रीज़ में क्या हुआ, हाइब्रिड मॉडल को अपनाया गया था। हमारे यहाँ पे पूरी तरह से हम रिमोट एजुकेशन पे बेस्ड थे कि ऑनलाइन एजुकेशन, रिमोट एजुकेशन, आप कुछ भी कह लीजिए, हम पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट थे। इन्होंने हाइब्रिड एजुकेशन को अपनाया। इस हाइब्रिड एजुकेशन का क्या मतलब है? इस हाइब्रिड एजुकेशन का मतलब है कि इसमें ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ इन पर्सन एजुकेशन भी स्टार्ट की गई। इन पर्सन मतलब वही ऑफलाइन वाली एजुकेशन भी स्टार्ट की गई। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि एक बैलेंस मेंटेन हो गया। उसके बाद यहाँ पे बात की गई है दीक्षा पोर्टल की, कि दीक्षा पोर्टल के थ्रू हमारी गवर्नमेंट ने भी कोशिश की कि हमारे टीचर्स जो हैं उनको ट्रेन किया जा सके डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में, एक ऑनलाइन किस तरह से पढ़ाया जाता है, लर्निंग किस तरह से दी जाती है, इसके लिए तो लर्निंग सेशंस को किस तरह से कंडक्ट किया जा सकता है, इसके लिए दीक्षा पोर्टल ने भी हेल्प की हमारे टीचर्स की। अब यहाँ पे केरला मॉडल के बारे में बताया गया है कि केरला ने बेसिक एक्सेस दिया रिमोट लर्निंग का बाय जून 2020। तो केरला ने यहाँ पे रिमोट लर्निंग स्टार्ट की। उन्होंने कई चैनल स्टार्ट किए, ब्रॉडकास्ट चैनल्स, ठीक है, जहाँ पे क्लासेस ऑनलाइन होती थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ा।
अच्छा, मैं देखो यहाँ पे ऑप्शंस की बात कर रही थी ना यहाँ पे, तो ये ऑप्शंस में एक दो चीज़ें ये भी बताई गई हैं कि बाकी सारी जो कंट्रीज़ हैं जिसने ये स्कूल क्लोजर ज़्यादा टाइम तक नहीं किया, जहाँ पे एजुकेशन को उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की थी। उन्होंने जो सबसे पहले स्कूल स्टार्ट किए थे वो यंग चिल्ड्रन के लिए स्टार्ट किए थे, ठीक है, जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं उनके लिए स्टार्ट किए थे। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, हमारे यहाँ हायर एजुकेशन के लिए पहले स्टार्ट हुए, सो दैट पब्लिक जो एग्ज़ाम है वो भी हो सके। तो एक हमारे यहाँ पे भी थोड़ा सा फॉल्ट या डाइवर्जन देखने को मिला है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ पे बिल्कुल ही स्कूल क्लोजर किया गया, लेकिन ब्राज़ील और जो अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं, इनमें देखा गया कि इन्होंने एक यूनिक अप्रोच अपनाई कि इन्होंने बारी बारी से स्टूडेंट्स को बुलाया। मतलब कि जैसे मान लो एक क्लास है, तो एक क्लास को 4 ग्रुप्स में बांट दिया। पहले दिन एक ग्रुप आएगा, दूसरे दिन एक ग्रुप आएगा, तीसरे दिन एक और चौथे दिन एक ग्रुप आएगा। तो इस तरह से इन्होंने रोटेशन किया स्टूडेंट्स का, सो दैट कोविड भी ना फैले और एजुकेशन पे उतना इम्पैक्ट ना हो। तो ठीक है, हाइब्रिड मॉडल भी चल रहा है, साथ में ये वाले मॉडल्स भी चल रहे हैं। अब इन सब के अलावा जब हम अपने यहाँ की बात करते हैं कि हमारे यहाँ ऑनलाइन एजुकेशन का क्या असर पड़ा, तो देखो कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, कई सारे जो सेक्शंस हमारी सोसाइटी के ऐसे हैं, जैसे दलित्स हो गए, ट्राइबल्स हो गए, बिलो पावर्टी लाइन हाउस होल्ड के स्टूडेंट्स हो गए। इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा तो इनको इम्पैक्ट नहीं पड़ा, मतलब इनको ऐसा लगा ही नहीं कि इनके लिए ट्रबल है, क्योंकि ये उस टाइम पे और बड़ी ट्रबल्स को फेस कर रहे थे। जैसे कि इनके पेरेंट्स का लाइवलीहुड चला गया था, ठीक है, जॉब लॉसेस थे, उसके बाद हेल्थ कंडीशंस ठीक नहीं थी, डिसीजेस थे, पावर्टी और ज़्यादा वर्सन हो रही थी। तो ये सारे भी सिचुएशन इनको फेस करनी पड़ रही थी। इसके अलावा देखो स्कूल्स बंद थे, तो इसके बाद चिल्ड्रन के हेल्थ के ऊपर भी यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे मिड डे मील्स की जो स्कीम थी वो बंद हो गई, न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा था, ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो रही थी स्टूडेंट्स की, और चाइल्ड लेबर भी बढ़ रहा था। उसके बाद यहाँ पे ऑथर्स बताते हैं कि क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो देखो इस आर्टिकल में वे फॉरवर्ड बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, बहुत सारे वे फॉरवर्ड्स हैं। पहला वे फॉरवर्ड है कि यहाँ पे जो एजुकेशन इमरजेंसी हमारे यहाँ हुई है उसमें हमको एक्शन लेने की तो ज़रूरत है ही। यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन के फ्रंट पे नहीं, हमको हेल्थ के फ्रंट पे और लाइवलीहुड के फ्रंट पे भी हमको एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो लाइवलीहुड अगर पेरेंट्स का रहेगा तो ही वो स्टूडेंट्स को अपने स्कूल्स भेजेंगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि हर स्कूल को अपना एक स्कूल ओपनिंग के लिए एक सेफ स्कूल ओपनिंग प्लान बनाना चाहिए, और हर स्टूडेंट के लिए सपोर्ट प्लान बनाना चाहिए, ठीक है, बच्चों के लिए एक सपोर्ट प्लान होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये टेक्निकल हेल्प ले सकते हैं टीचर्स से। इसके बाद एक एजुकेशनल इमरजेंसी रूम होना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन इम्प्लीमेंटेशन हो सके लोकल प्लान्स का। इसके अलावा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए हेल्थ एंड सैनिटेशन के साथ साथ, ठीक है। तो एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ और सैनिटेशन का भी ध्यान रखना है आपको स्कूल्स में, सो दैट कोविड ज़्यादा ना फैले, ओके। इसके अलावा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोटोकॉल आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे स्कूल में अभी 1 साल तक इंगेज्ड नहीं थे उनको आपको कैसे वापस लाना है, उनका ड्रॉप आउट ना हो जाए, इसके लिए भी आपको प्लान्स बनाने पड़ेंगे। इसके बाद टीचर्स को आपको ये ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो क्विकली डायग्नोस कर सकें स्टूडेंट्स की जो लर्निंग गैप्स हैं उनको, ओके। और इसके साथ साथ टीचर्स जो हैं वो एक जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं हम चिल्ड्रन को चिल्ड्रन सपोर्ट प्लान में, उसके अंतर्गत गाइडलाइंस ले सकते हैं। चिल्ड्रन को हम टेक्नोलॉजी की मदद से भी वापस से पुरानी चीज़ें पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमें स्कूल हेल्थ को भी साथ में लेके चलना है, सैनिटेशन को भी साथ में लेके चलना है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स को साथ में लेके चलना है, एजुकेशन को, और जो पेरेंट्स हैं उनके लाइवलीहुड को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो ये इतने सारी चीज़ें बताई गई है, तो होलिस्टिक सोल्यूशन आप इसको मेंस में यूज़ कर सकते हैं, ओके। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आज के लिए आपका, ठीक है, मेंस के लिए है ये। डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन एजुकेशन एंड सजेस्ट द फ्यूचर कोर्स। तो आपको कोविड-19 का जो इम्पैक्ट था इंडियन एजुकेशन के ऊपर, इसको समझाना है, और फ्यूचर कोर्स क्या हो सकता है इसको बताना है। तो देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ हिंट्स छोड़ी हैं, आप इन हिंट्स को यूज़ करके इस आंसर को डेवलप कर सकते हो। पहली चीज़ कि कॉस्ट जो थी लगी थी ऑनलाइन एजुकेशन में, उसने किस तरह से इम्पैक्ट किया एजुकेशन के ऊपर। यंग पॉपुलेशन का क्या इम्पैक्ट रहा, ठीक है, यंग पॉपुलेशन ने किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन को लिया। फिर डिस्पोजेबल इनकम जो थी हाउस होल्ड्स की वो बढ़ी है या कम हुई है, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। इंटरनेट पेनिट्रेशन का क्या इम्पैक्ट रहा है। स्मार्टफोन का यूज़र बेस हमारे यहाँ कम है, तो उसका भी एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। फिर एम्प्लॉयबिलिटी कोशेंट हमारा कम हुआ है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी एजुकेशन ये भी कम हुई है, ठीक है। तो कुल मिला के ये सारे इश्यूज़ के तौर पे यूज़ कर सकते हो, और गवर्नमेंट के डिजिटल इनिशिएटिव्स को आप सोल्यूशन के तौर पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक स्वयं है, स्वयं पोर्टल है, ठीक है, या स्वयं ऐप आप बोल सकते हो, इस पे ऑनलाइन क्लासेस ली जाती हैं। इसके बाद एक प्रज्ञा
तो ये एक कोई तो भी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो स्वयं ऐप है ना, इसको IITs ने बनाया है, तो यहाँ पे साइंस, इंजीनियरिंग, इनसे रिलेटेड क्लासेस भी आती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। एक दीक्षा पोर्टल के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हो। देन आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। काबुल ऑफर्स टू शेयर पावर। ओके, तो काबुल अब तालिबान को पावर शेयर करने की बात कर रहा है, क्योंकि देखो तालिबान जो है, हमने कुछ दिनों से देख रहे हैं हम कि तालिबान कंटिन्यूसली अपना कब्जा बढ़ाया जा रहा है यूएस के जाने के बाद से अफगानिस्तान के ऊपर। अभी तक 11 प्रोविंसेस के कैपिटल्स को इसके ऊपर ये कब्जा कर चुका है। और कल ही हमने देखा था कि यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 90 डेज में तालिबान पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर सकता है, काबुल पे कब्जा कर सकता है। तो अब काबुल की गवर्नमेंट जो है, अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उसने ये कहा है कि हम यहाँ पे आपके साथ पावर शेयर करने के लिए तैयार हैं, आप बस वायलेंस को रोक दीजिए। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से एरियाज में तालिबान का कब्जा हो गया है। तो देखो मेजरली मोस्ट ऑफ द एरियाज में हो गया है, जैसे 11 प्रोविंसेस के कैपिटल्स, हेरात में हो गया है, जरांज में हो गया है, कंधार में, काबुल में अभी बचा हुआ है, ठीक है, काबुल में नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से कुंदुज में, मज़ार शरीफ, इन सभी जगह पे इनका कब्जा हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और देखो इसके अफगानिस्तान हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली किस तरह से इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में हमने इन्वेस्टमेंट बहुत की है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारी बहुत ज़्यादा है। और अफगानिस्तान हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, देखो हम एक चाबहार, सॉरी यहाँ नहीं लिखना है, चाबहार प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, ईरान के साथ मिलके। तो हम उसमें क्या चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को बाईपास करके यहाँ से, अफगानिस्तान से हम यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह कर पाएँ और अल्टीमेटली अफगानिस्तान से हम यूरोप तक पहुँच पाएँ, ठीक है। तो अफगानिस्तान इज़ अ गेटवे फॉर अस टू रीच टिल यूरोप, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। जैसे मज़ार शरीफ में हमारी इन्वेस्टमेंट है, फिर जरांज दिलाराम हाईवे, इसमें हमारी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, इसको गार्डलैंड हाईवे भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे सलमा डैम हमने बनवाया है। काबुल में हमने ये हमारा जो अफगानिस्तान का पार्लियामेंट है वो भी इंडिया ने कंस्ट्रक्ट कराया। तो इंडिया की काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में। ओके, तो इतना ही टॉपिक इंपॉर्टेंट था। देन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो एक सैटेलाइट मिशन है हमारा जो 2 स्टेजेस के कंप्लीट होने के बाद तीसरी स्टेज में फेल हो गया है। तो ये कौन सा हमारा प्रोजेक्ट है, इसको देख लेते हैं। तो देखो GSLV F10 जो है, ये वाला प्रोजेक्ट है। GSLV F10 इस सैटेलाइट को ले जा रहा था, ठीक है। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी जिसका नाम था EOS-03। तो ये सैटेलाइट को ये GSLV F10 ले जा रहा था। 2 स्टेजेस पार हो चुकी थी, लेकिन 3rd स्टेज में ये फेल हो गया। ओके, तो एक टेक्निकल एनोमोली आ गई जिसके कारण GSLV F10 रॉकेट का जो क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन था वो उसमें इग्निशन नहीं हो पाया। तो जो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी, ये क्या क्या काम करने वाली थी, तो देखो ये क्या करने वाली थी, ये रियल टाइम इमेज देने वाली थी हमको लार्ज एरियाज की प्लैनेट्स के, और साथ में ये नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पे हमको ऑलरेडी प्रिडिक्शन करके देने वाली थी ये सैटेलाइट, ठीक है। जैसे नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, साइक्लोन्स हो गए, थंडरस्टॉर्म्स हो गए, इन सब के लिए। और GSLV Mark 2 जो है वो इसको लेके जा रहा था, ठीक है। Mark 2 ये एक क्वालिटी है GSLV की, ठीक है। GSLV मतलब आपको पता होगा अगर, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो लॉन्च व्हीकल्स हैं ये GSLV, PSLV, ये सब लॉन्च व्हीकल्स होती हैं। Mark 2, Mark 1, Mark 3 ये सब स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो Mark 2 जो है उसकी स्पीड ज़्यादा रहती है Mark 1 से, Mark 3 की स्पीड ज़्यादा रहती है Mark 2 से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसका जो वॉरहेड ले जा रहा है या जो भी सामान ये लेके जा रहा है उसके ऊपर भी यहाँ पे डिपेंड करता है कि Mark 2 है कि Mark 3 है, ये हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है। तो GSLV जो है ये 36,000 किलोमीटर्स की हाइट पे ले जाके किसी भी सैटेलाइट को छोड़ सकता है। और ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है इसको ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में छोड़ने वाला था, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखो GSLV और PSLV के बीच में डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो देखो PSLV और GSLV क्या है, बेसिकली ये लॉन्च व्हीकल्स हैं। कोई भी सैटेलाइट को ले जाने के लिए एक लॉन्च व्हीकल चाहिए होता है स्पेस में, तो यहाँ पे ये दोनों जो हैं ये लॉन्च व्हीकल्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर कैपेसिटीज इनका नाम PSLV और GSLV रखा गया है। जैसे ये क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ये पोलर ऑर्बिट्स में इनको रखता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। और ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स को ले जाता है, इसीलिए ये जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। अब देखो इसमें क्या क्या जरूरी है, इसमें है हमको जानना नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी होती है। तो याद रखना पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है PSLV जो है, इसमें 4 स्टेजेस होती हैं, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, आप ऐसे याद रख सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो स्टेजेस होती हैं वो सॉलिड होती हैं, सेकंड एंड फोर्थ स्टेजेस जो होती हैं वो लिक्विड होती हैं। वहीं GSLV में सिर्फ 3 स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक।
ठीक है। तो ये तीन इंजन्स की स्टेजेस होती हैं, और हमारा जो ये वाला हमने देखा GSLV F10 वाला मिशन जो लास्ट देखा, जो हमारा फेल हो गया है, उसमें सॉलिड एंड लिक्विड स्टेजेस तक तो सही था, इग्निशन हो गया था, इसमें इग्निशन नहीं हो पाया, इसीलिए ये फेल हो गया। ठीक है। अब PSLV जनरली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को लेके जाती है, और ये इतना लोड यहाँ पे पेलोड कैरी कर सकती है, 600 to 900 किलोमीटर्स के एल्टीट्यूड तक ले जा सकती है, जबकि GSLV मेनली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को ले जाती है और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स में शिफ्ट कर देती है या रख देती है उनको। तो देखो हमारी जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है EOS-03, जिसको हम लेके जा रहे थे, ये हालांकि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, लेकिन इसकी एक अलग बात यह है कि यूजुअली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को पोलर ऑर्बिट्स में सेट किया जाता है, लेकिन इसको हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में डालने वाले थे। ठीक है, ठीक है, और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में डालने वाले थे, इसीलिए इसको GSLV लेके गया। ठीक है, वरना इसको PSLV लेके जाता। अब यहाँ पे 600 to 900 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे होता है, और ये 36,000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे प्लेस करता है सैटेलाइट्स को। देन जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो ये लेके जाता है जनरली, ये पोल टू पोल ऑर्बिट करती हैं अर्थ को, जबकि ये वाली सैटेलाइट्स जियो सिंक्रोनस होती हैं, जियो स्टेशनरी होती हैं, हमेशा आपको सेम पोजीशन पे दिखेगी स्काई में। ओके, फिर PSLV जैसा कि मैंने बताया 4 स्टेज होता है और ये 3 स्टेज होता है। तो मेजर डिफरेंस यही है, और ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में इसके बारे में। जितने भी ये स्पेस मिशन हैं, मिसाइल्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, इनको आप पढ़ के जाइएगा एक बार। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं हम, कॉमन सर्वे टू काउंट एलिफेंट्स एंड टाइगर्स। तो सर्वे हुआ है, एक कॉमन सर्वे होगा अब एक एलिफेंट्स और टाइगर्स को काउंट करने का। अभी तक क्या होता था, एलिफेंट्स और टाइगर्स के लिए अलग अलग सेंसस होते थे। टाइगर्स के लिए हर 4 साल में सेंसस होता था, एलिफेंट्स के लिए हर 5 साल में सेंसस होता था। लेकिन ये देखा गया, अच्छा इसको अथॉरिटी भी अलग अलग थी करने वाली। अब ये देखा गया कि दोनों का जो हैबिटेट है वो 90% सेम है, तो क्यों ना इनका जो सेंसस है वो साथ में किया जाए। तो ये पूरा इसमें इशू है। ओके, तो देखो टाइगर्स के सेंसस की बात करूं अगर मैं, तो लास्ट सेंसस इनका हुआ था 2018-19 में। ठीक है, इसमें पता चला कि लगभग 33% इंक्रीज हुआ है टाइगर्स का हमारे देश में, जो कि बहुत अच्छा नंबर था। आज की डेट में 2967 टाइगर्स कुछ हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, पहले ये थे 2226। तो लगभग इतना लंबा हमारे यहाँ पे टाइगर्स का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, टाइगर्स हमारे यहाँ बड़े हैं, और ये जो टाइगर्स बड़े हैं, इसमें मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देती हूँ इसके बारे में, कि देखो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे ये MP के पेंच में। ठीक है, पेंच जो टाइगर रिजर्व है उसमें, और केरला के पेरियार में। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स भी याद रखने हैं हमको। पेंच में मिलेगा और केरला के पेरियार में मिलेगा। पेंच कहाँ पे है, MP में है। ठीक है, एक भी टाइगर आपको नहीं मिला 3 जगहों पे। ठीक है, एक तो था बुक्सा जो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, फिर डंपा जो मिजोरम में है, और एक था पालामऊ जो कि है झारखंड में। ठीक है, तो इन 3 टाइगर रिजर्व्स या इन 3 नेशनल पार्क्स में एक भी टाइगर नहीं मिला है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मेजर चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और अच्छा एक और शेषचलम जो है टाइगर रिजर्व, इसमें अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये तीनों चीज़ें याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद देखो 2006 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, उसने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत वो स्टार्ट हुआ था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसने एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दिया कि हमको टाइगर्स को काउंट कैसे करना है। तो इसके लिए उन्होंने कैमरा साइटिंग के बेसिस पे और इनडायरेक्ट एस्टिमेशन मेथड्स के बेसिस पे टाइगर्स को काउंट करना स्टार्ट किया था। टाइगर सेंसस कौन कराता है ये भी आपको पता होना चाहिए। NTC नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी टाइगर सेंसस कराती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंतर्गत आती है। 2005 में ये स्टैब्लिश हुई थी, और स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि कौन से लॉ के अंतर्गत ये बनी होगी, ये बनी थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इस एक्ट के अंतर्गत इसे टाइगर टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन पे 2005 में बनाया गया था। इसका काम है यहाँ पे सेंसस करवाना टाइगर्स का। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी ये भी याद रखना। अब बात करते हैं एलिफेंट्स की। तो देखो एलिफेंट्स 2017 में एलिफेंट्स का सेंसस हुआ था, और लगभग पाया गया कि लगभग 30,000 एलिफेंट्स हमारे यहाँ हैं, 29,964 टू बी स्पेसिफिक। ठीक है, तो 30,000 के आसपास एलिफेंट्स हमारे यहाँ पाए गए। अच्छा एक चीज़ और, टाइगर डे कब मनाया जाता है हमारे यहाँ पे, 29 जुलाई को मनाया जाता है, और एलिफेंट डे अभी गया है 12 अगस्त, कल ही था। ठीक है, तो एलिफेंट डे के उपलक्ष्य में ये चीज़ कही गई है कि कॉमन सर्वे करेंगे हम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
अब चलो एशियन एलिफेंट्स की मैं बात करूं तो देखो दो तरह के एलिफेंट्स होते हैं, एशियन और अफ्रीकन। एशियन एलिफेंट्स में भी हमारे यहाँ पे इंडियन एलिफेंट्स मिलते हैं, ठीक है, और एक मिलते हैं जावन एलिफेंट्स और एक मिलते हैं श्रीलंका के एलिफेंट्स, ठीक है। तो ये 3 तरह के एलिफेंट्स मिलते हैं एशिया में भी। ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं IUCN के और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं, जबकि अफ्रीकन एलिफेंट्स जो हैं IUCN के वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। जो एशियन एलिफेंट्स हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे, इंडिया में मिलेंगे, नेपाल में मिलेंगे, बांग्लादेश में मिलेंगे, ठीक है, इन कंट्रीज में ये मिलते हैं, भूटान में भी मिलेंगे कुछ, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारा, पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। तो जो गजनवी थी ना, गजनवी, ये जो मैंने आपको बताया था कि एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हुई है, ये पाकिस्तान ने लॉन्च की है और न्यूक्लियर कैपेबल है ये याद रखना है आपको, ठीक है, पाकिस्तान ने की है। और इसका जो रेंज है वो 290 किलोमीटर है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ये याद रखना, अगर प्रीलिम्स में आ जाता है गजनवी क्या है तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, ओके, ये पता होना चाहिए। देन इंडिया और सऊदी अरेबिया की एक नेवल एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है अल मोहम्मद अल हिंदी, ठीक है, तो ये याद रखना, अल मोहम्मद अल हिंदी, ओके, ये याद रखना आप। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितनी भी नेवल एक्सरसाइजेज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये सब इसकी भी एक लिस्ट होनी चाहिए, याद कर लेना उसको। अच्छा, कल के क्वेश्चंस की मैं बात कर लूँ तो देखो कल के जो क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन था ई रूपी के बारे में, ठीक है। मुझे समझ नहीं आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसके गलत आंसर्स भी दिए हैं, तो मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। ई रूपी एक डिजिटल करेंसी नहीं है हमारे देश की, ठीक है, डिजिटल करेंसी नहीं है। उसमें एक स्टेटमेंट था कि क्या ये डिजिटल करेंसी है पहली इंडिया की, तो नहीं, ये सिर्फ एक डिजिटल वाउचर है, ठीक है, तो डिजिटल पेमेंट वाउचर था ये ई रूपी। दूसरी चीज, इसको NPCI ने बनाया था, ये चीज सही थी, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन सेकेंड था हमारा PM दक्ष स्कीम के बारे में एक क्वेश्चन था। तो PM दक्ष के बारे में भी लोगों ने गलत कहा है। देखो PM दक्ष ये तो ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने का जिम्मा उठाया है, ठीक है, लेकिन इसका टारगेट क्या था, इसका टारगेट किसी को भी कोचिंग नहीं देना था, इसका टारगेट था स्किल्स देना, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप करना, जो ऐसे वल्नरेबल सेक्शन हैं जैसे कि SC, OBC, डिनोटिफाइड ट्राइब्स, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन क्या एम क्या है, कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। बहुत छोटे छोटे टर्म्स में कंफ्यूज करते हैं, तो इस तरह से काम नहीं चलेगा, ठीक है, डिटेल में पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, एक एक वर्ड को ध्यान से देखो। देन कुछ लेफ्ट ओवर आर्टिकल्स हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं लिए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगे मुझे। लेफ्ट आर्टिकल्स कौन से, एक तो रिटेल इन्फ्लेशन हमारा 5.6% हो गया है, ये आप देख लीजिएगा एक बार। पार्लियामेंट, ये एक एडिटोरियल है पेज 6 पे। पार्लियामेंट जो मैंने आपको कल भी बताया था कि लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 22% रही है, तो पार्लियामेंट किस तरह से अपना ओवरसाइट रूल को एब्डिकेट कर रही है, ये बताया गया है इसमें, ठीक है। इन पेज 3 में चाइनीज प्रेशर के बाद भी ताइवान और US के कोस्ट गार्ड मिले, ये चीज बताई हुई है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कवर नहीं किए, क्योंकि इसमें डिटेल में जाने का कुछ भी नहीं था, बस एक बार न्यूज आर्टिकल देख लेना, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।